बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 22 अप्रैल साल 2022 और आज जुमे का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोते शो का आगाज हो चुका है। खबर और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक, खबरों का दादाजी आगाज करें। पीसीसीडी कॉन्स्टिट्यूट हो गई है और उसने सब्सिडी के 69 बिलियन रुपीस जारी कर यस, जी ऑयल इंडस्ट्री को। ऑयल इंडस्ट्री को जारी कर दिए ऑयल सस्ता रखने के लिए। और ये वो बॉबी ट्रैप है जो वो बिछा के गए हैं। ठीक है जी, मैंने कहा ये बात हम रिकॉर्ड पे ले आए। अगली खबर पढ़ो। हाँ, बैंकिंग सेक्टर का जो स्प्रेड है वो जंप कर गया 9 बेसिस पॉइंट मंथ ऑन मंथ बेसिस पर 4.67% मार्च में। मार्च में ओके, ज़ाहिर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रही है मार्च और अप्रैल दोनों महीनों में, तो ये तो होना अभी और करेगा क्योंकि अप्रैल में तो ज़्यादा रही है ना। अप्रैल की तो फिर 30 अप्रैल को जाके कैलकुलेशनें होगी ना। जी, और पहले 10 दिन जाहिर है काफ़ी वॉलेटाइल थे। अब तक की मुताबिक ईद जो है वो 3 मई को फॉल कर रही है क्योंकि 2 मई को चांद ना नज़र आने का इम्कान है। अब तक की जो इतला है जो कि रसदगाह के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने हमें दी है। तैयारों की रसदगाह सर, आप अच्छा। उर्दू ही भूलते जा रहे हैं। उसको रसदगाह कहते हैं। तैयारों का जो हाल जाल लगाने के लिए आपने वो सारा कुछ जो बनाया होता है। अच्छा, साथ साथ मिफ्ता ये भी कह रहे हैं कि पीपल फ्रेंडली बजट होगा। जाहिर है सबसे ज़्यादा लॉस का बजट है पाकिस्तान की तारीख की हिस्ट्री का, यानी सारे का सारा बजट जो है ना वो हमने कर्ज लेके बनाना। सीधी सी बात, सादा बात है। सादा बात जी, अब आ जाए। जो टैक्स होगा वो सारा कर्जे और दफा में चला जाएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन। स्टेट बैंक ने ओपन मार्केट ऑपरेशन किया जी, 614 बिलियन रुपीस इकट्ठे किए हैं वाया टी बिल्स ऑक्शंस। ओके। और यील्ड राइज बाय अप टू 70 बेसिस पॉइंट, यानी कि 0.1% जो है वो सूद में भी इजाफा हुआ है। जी। और कहाँ पे सूद का क्या रहा? 13.5 यानी 13.5 एंड 13.85%। पायने तबाही। पायने स्टेट बैंक दी आज़ादी से अनुवारा नहीं खांदी जी, ये मादर पिदर आज़ादी वाकया हो रही है जिसमें हदूदों को यूद ही नहीं है। स्टेट बैंक की आज़ादी हमें वारा नहीं खाती। चाचू नॉर्थ वजीरिस्तान गया है और बहरीन वालों के साथ भी टकर गया है। हाँ चाचू नॉर्थ वजीरिस्तान गया है और चाचू को वहां पे कोर कमांडर पेशावर ने सलूट भी मारा। अच्छा, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। पेशावर कोर कमांडर समझा करना है। चाचू के बड़े भाई को निकालने का मास्टर माइंड जो था, जो कहता था हमारी 3 साल की मेहनत जाया हो जाएगी, उसने सलूट मारा। आय हाय हाय, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम। जी ठीक है, चलिए जी अगली खबर बढ़े। अच्छा, बहरीन वालों के साथ वो कहता है कि आईटी और मैन पावर के हवाले से हमारी टाइज और मजबूत होनी चाहिए। फील गुड खबर है ना। फील गुड खबर है। बैंकों के डिपॉजिट तारीख की बुलंद तरीन सतह पे 20.5 ट्रिलियन रुपीस यानी 20,500 अरब रुपए मार्च में हो गए हैं, जो कि ईयर और ईयर बेसिस पर 14% ज्यादा है। जाहिर है इन्फ्लेशन 14% है तो 14% बढ़ना चाहिए, वरना तो नेगेटिव ग्रोथ हो जाएगी ना भाई। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लीबिया के हवाले से टेंशन जो है वो बढ़ रही हैं और उसकी वजह से ऑयल की कीमतें हाइट साइड पर हैं। अच्छा। मार्च में इंडिया का फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है। 2.6% ड्रॉप इन ऑयल प्रोडक्शन। इंडिया ऑयल प्रोड्यूस करता है? हाँ? इंडिया ऑयल प्रोड्यूस करता है? रिफाइनिंग की बात हुई होती। अच्छा, इंडिया तो ऑयल प्रोड्यूस नहीं करता। सब कॉन्टिनेंट में जो चार ऑयल की जगह थी ना, वो या तो बर्मा में थी, वो बर्मा में रह गई। ठीक है ना। आपको कंपनी का नाम याद दिलाऊं? बर्मा शेल। हाँ, बर्मा शेल सुना हुआ नाम है। ठीक है। और जब वो पाकिस्तान बना तो उसके बाद वो पाकिस्तान बर्मा शेल हो गई, पीबीएस। काफ़ी अरसे तक वो पीबीएस रही, फिर वो लिक्विडेट हो गई थी। ठीक है। तो ये बर्मा से बेसिकली पहले तेल निकलने की कोशिश की थी गोरों ने, लेकिन निकला आके अटक से था। ठीक है। तो
इस वक्त इंडिया की जुग्राफी हदूद के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि तेल पैदा करने की कुछ कैपेसिटी मौजूद है। वो रिफाइनिंग के ऊपर ज़्यादा जोर रखते हैं वो तेल के बाहर ही, ठीक है। इसलिए उन्होंने अपनी बिजली को कोयले पे रखा कि कोयला सस्ता होता है, और फिर कोयले की जगह पे उन्होंने उसको सॉलिड वेस्ट जो होता है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से रिप्लेस कर दिया, और यूँ वो कोयले की भी जो जर्क आती है उससे भी निकल गए। अपना कूड़ा होता है उसी को जलाते हैं, उससे बिजली बनाते हैं, अल्लाह खैर से। और पंजाब इस वक्त जो है उनका पंजाब वो पूरे इंडिया में बिजली का नेट एक्सपोर्टर है। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से और एग्रीकल्चर सॉलिड वेस्ट से जो बिजली बनाते हैं वो पंजाब अपनी बिजली पूरी करके दूसरे सूबों को भी देता है इससे। जी सही है। नेक्स्ट खबर दादा जी सुनिए। अच्छा जी, IMF ने शहबाज गवर्नमेंट के सामने 5 टर्म्स एंड कंडीशन रख दी हैं। मेहताब हैदर की बहुत बड़ी खबर है, लीड लगी है कल के अखबार के अंदर। तो मैं वो आपको, ये मेरे ख्याल मिफ्ता इसके हत्थे चढ़ गया था, मेहताब के हत्थे मिफ्ता चढ़ गया, तो उसने इंटरव्यू मारा उसका। मिफ्ता ने कहा है कि पेट्रोल की सब्सिडी जो है वो 96 अरब रुपए 2 महीनों में पड़ गई है हमें पेट्रोल को इस लेवल पे रखने में, ठीक है। पब्लिक डेट मतलब क्या, जो गवर्नमेंट का कर्जा है, लाइबिलिटीज, वो 52 ट्रिलियन रुपीस पे पहुंच गई हैं, जो कि इस हुकूमत के आने के ऊपर 30 ट्रिलियन रुपए पे थी। यानी 52,000 अरब रुपए पे पाकिस्तान का कर्जा पहुंच गया है, जो इस हुकूमत के आने के ऊपर 30,000 अरब रुपए था। गैर मुल्की लोन जो हैं वो डबल हो गए हैं और 102 बिलियन डॉलर के ऊपर पहुंच गए। 102 बिलियन डॉलर क्या चीज, ठीक है। और एक ये फॉरेन लोन डबल एट 102 बिलियन, 130 बिलियन मिफ्ता काम करके दिखा रहा है। करंट अकाउंट खसारा जो है वो 43 अरब डॉलर पे पहुंच गया। ये भी 50 टॉपने लगा है, ठीक है। कि मेरे ख्याल मैं इसीलिए कहता हूँ ना, वीक आदमी है। उसको जो घटिया किस्म की यूथिया ब्यूरोक्रेट ने जो ब्रीफिंग दी है वही आगे बोली जा रहा है। इन्वेस्टिगेट स्मगल कमीशन एक बना रहे हैं जो यूरिया की इन्वेस्टिगेशन स्मगल करके वेला पुठे पासे उंगल देने लगा। और सरजी की यूरिया स्मगल होती रही है, फिर सरजी को उंगल करने लगे। मिफ्ता साहब को खुदा का खौफ नहीं तुम्हें? अभी तो आए हो, अभी आए, बैठे भी नहीं, और फिर सरजी को उंगल। ठीक है ना। अपना इंक्रीज इन पेंशन, अगले महीने से पेंशन के अंदर इजाफा भी होगा। वो फंड से टाकेंगे, यानी कि बात करेंगे कि वो जनाब इस हवाले से रिलीफ देने की इजाज़त दे, क्योंकि फंड ये कह रहा है IMF, यानी कि फ्यूल के ऊपर ज़र तलाफ़ी जो हैं वो ख़त्म करें, और टैक्स एमनेस्टियाँ ख़त्म करें, और पावर टैरिफ बढ़ाएं, और अजाफी टैक्स लगाएं, और जो तरक्याती प्रोग्राम है उसमें 100 अरब रुपए तक की कमी करें। ये है गवर्नमेंट का एजेंडा IMF से मिलने का जी। मतलब जो जर्नलिस्ट होता है उसकी ये पहचान होती है। ठीक है, सही। उसने पूरा हुकूमत का IMF का एजेंडा जो है मेहताब हैदर साहब ने निकाल के बाहर रख दिया, जो मौजूदा हुकूमत का IMF के हवाले से एजेंडा है। अब आप इस पर तनकीद करें, जो मर्जी करें, लेकिन खबर तो आपके पास सॉलिड पहुंची है ना। उसके बाद फिर आप उस पे तजिए करते रहें। हाय 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 हाय, रोएंगे आप इन लोगों को जब ये चले जाएंगे इस दुनिया से, इस तरह के जर्नलिस्ट, क्योंकि अगली नस्ल के अंदर ऐसे जर्नलिस्ट नहीं आ रहे जी। पाकिस्तान के अंदर फाइनेंस के सफ़े की भी, और फाइनेंस के जर्नलिस्टों की भी, और फाइनेंस के अखबारात की भी कम होती हुई सर्कुलेशन बता रही है कि इस कौम के अंदर अनपढ़ जाहिलों और ज़ॉम्बीज़ की तादाद बढ़ रही है। ज़ॉम्बीज़ बढ़ रहे हैं, ज़ॉम्बीज़ बढ़ रहे हैं। जापान का सबसे बड़ा जो अखबार है जापानी जुबान के अंदर है, और वो दुनिया का सबसे बड़ा अखबार है वैसे बाय द वे, ठीक है, 57 पेजेस का होता है। वो बिजनेस का अखबार है। तो तीसरी बड़ी इकोनॉमी ऐसे तो नहीं बन गया? वो बिजनेस का अखबार है और दुनिया का सबसे बड़ा अखबार है, मिलियंस में छपता है और महंगा बिकता है। मतलब अगर आम अखबार जो है वो 10 रुपए का है तो वो 15 का बिकता है।
ठीक है, इसके बावजूद वो दुनिया का सबसे बड़ा अखबार, ठीक है, नाम उसका मुझे वो जीमाऊ या कुछ है, वो मेरा मतलब अंग्रेजी में नहीं है, लेकिन यार पाकिस्तान का बिजनेस रिकॉर्डर 4,500 कापियां बेच के काम खत्म हो गया, वो भी जिसमें से 3200 कापियां जो है वो बैंक खरीदते हैं क्योंकि उन्होंने डॉलर का रेट पढ़ना होता है। 220 मिलियन की पॉपुलेशन में से 22 करोड़ की तादाद है। जापानी हमसे अद्धे भी नहीं है आबादी के एतबार से अगर बात करें तो। जिन कौमों ने तरक्की करनी होती है ना, उनके चाले ही दूसरे होते हैं, वक्रे होते हैं। हमारे चाले ही नहीं है तरक्की वाले। सही बात है। हम जहालत में ही खुश हैं। इमरान खान के झूठ के ऊपर ये कौम या उसके नौजवान नचने को तैयार हैं, ठीक है ना। यार मुझे एक केस आया पिछले दिनों, एक खातून ने 3 दफ़ा स्कॉलरशिप्स में अप्लाई किया है और वो तीनों दफ़ा नाकाम हुई है, और अब वो नफसियाती मरीज बन गई, ठीक है। माई बंदा कंध नूं टक्कर क्यों मारी जानी है, ताल दरवाजा है, दरवाजे विचों होके बाहर निकल जाओ। स्कॉलरशिप पे जिंदगी तो नहीं खत्म हो जाती। नहीं, दूसरी बात ये है कि पहली दफ़ा जब आपने अप्लाई किया था और वो थ्रू नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि आपके अप्लाई करने के प्रोसेस में या तैयारी करने के प्रोसेस में कोई गलती थी। एक दफ़ा भी नहीं आपने सीखा, दूसरी दफ़ा भी नहीं सीखा, तीसरी दफ़ा भी सीखा। पागल होना तो मेरिट पे बनता है। जी जी, सही है। खैर आगे चलते हैं। आगे चलो। अच्छा जी, ये जो सब्सिडीज में इरेगुलरिटीज है वो भी मीनारे पाकिस्तान से बंदे नहीं आ रहे आए। अच्छा जी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया, बंदे रस्ते च रोके गए थे। भला कौन इल्ज़ाम लाता? कौन? जिहदे कोल बंदे इकट्ठे नहीं होते कि जी रास्ते में पुलिस ने रोक लिए थे। हालांकि अभी मुखालिफ हुकूमत नहीं है, DCO ने उनके साथ मीटिंग की है बाकायदा बैठा के शफकत महमूद को, और रूट्स तय हुए हैं और ये हुआ है और वो हुआ। इसके बावजूद इल्ज़ाम लाता जी इंतजामिया बंदे नहीं आने दे रही। वो इंतजामिया तो अहकामात ले ही नहीं रही। और इमरान खान के सिक्योरिटी के हवाले से भी चाचू ने कहा ना कि चाचू ने कहा इसको फुल सिक्योरिटी दो, इन्हें हमें कोई मार गया तो साढ़े जिम्मे पड़ जाना ये। खैर तो डाटा आ गया, पढ़ दूं? पढ़ो। इमरान खान का बनी गाला से वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस तक का सफर कितने में पड़ा? 55 रुपए फी की। ना अदाद शुमार जारी। हुकूमती दस्तावेजात सामने आ गई हैं। नाज़रीन कराम, हुकूमती दस्तावेजात के मुताबिक 98 करोड़ रुपए खर्च हुए। हेलीकॉप्टर की 1 घंटे की प्रवास 2,75,000 रुपए की पड़ती थी। साइकिल पे जाना था वैसे उन्होंने। हॉलैंड का वज़ीर-ए-आज़म तो जाता था। अच्छा जी, यार कितने दिन बैठा रहा होगा? मतलब ये तो इन घंटों को 24 में तकसीम करें तो वो तो काफी बनता है ना यार। जी जी, ये तो इतने घंटे इसने गुजारे तो दुनिया का चक्कर लगा सकता था। मैं तो नहीं मुस्लिम हूँ मकली कर पाई। और तो दुनिया के चक्कर लगाया है। हाँ। दुनिया के चक्कर नहीं लगता है, वो स्पेस का चक्कर। अच्छा अगली बात सुने। इस दस्तावेजात के मुताबिक बनी गाला से वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का सफर 15 किलोमीटर है। इमरान खान के हेलीकॉप्टर पर रोजाना 8 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा आता था। माशाल्लाह। नहीं, एट एन एवरेज निकालें तो रोजाना को 13 लाख रुपए का खर्चा आता है। जी, तो मेंटेनेंस भी डालें ना उसके अंदर। सिर्फ फ्यूल ना डालें। मतलब सानू साइकिल के पीछे ला के आप 98 करोड़ खर्च गया। 98 करोड़ हेलीकॉप्टर ते ही खर्च किया, सिर्फ हेलीकॉप्टर ते। बनी गाला से दफ्तर और दफ्तर से बनी गाला जाने के लिए यार वैसे हाथ है नहीं। यानी दादाजी 1 अरब का मतलब यह है कि जिस वक्त डॉलर 105 पे था तो 1 अरब डॉलर। 1 अरब डॉलर। और हम 1 अरब डॉलर। 1 अरब डॉलर नहीं, 1 अरब रुपया। हाँ। ये तकरीबन जो है 100 के डॉलर पे 10 मिलियन डॉलर। 10 मिलियन डॉलर खर्च किया। क्या बात है दादाजी, ठीक है। लेकिन अब तो $500,000 बनेगा ना, अब तो 180 का। उसने इसलिए तो डबल कर दिया। 90 का डॉलर कि मुझे पूछे कोई ना, पूछे ही कोई ना, तेनू अल्लाह पूछेगा इंशाल्लाह। वर्ल्ड बैंक, हाँ जी, और वापडा, इनके दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं। 300 मेगावाट का सोलर, फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो है जिसके लिए चले। ये वर्ल्ड बैंक के हवाले से खबर है। घुमन साहब की खबर है। अच्छा ये पॉलिटिकल खबर से क्या हुआ? घुमन साहब का तो मुझे कुछ साल बाद फोन आया, पिछली ईद पे आया था। ठीक है, बहन की हाल है? मैं कहा ठीक। होर साहब खड़ी थे, बच्चे ठीक ने? वो वीडियो तो कर लो। मैं कहा नहीं, मैं कहा नहीं मैं लैनी। मैं कहा ईद तक उन्होंने कहा असि नहीं जारी करनी, तो मान जाओ मेरी गल। ईद के पुरमसरत मौके पे शर्तियां ने प्रिंटों के साथ है। फिर सब तो पहले मैनू, मैं कहा जी बिल्कुल सब तो पहले
ये नो फ्लाई लिस्ट का क्या रोला पड़ा हुआ है कि नो फ्लाई लिस्ट में पिछली हुकूमत के लोगों के नाम जो है वो डाल रहे हैं? देखें, ECL पे डालने के लिए निसार अली खान ने एक प्रोसेस बना दिया था, ठीक है, कि ये 4 वजारतें सजेस्ट करेंगी, फिर एक कमेटी बैठेगी, वो कमेटी किसी भी फर्द का नाम डालने के बारे में देगी डायरेक्शन, और यूं उसका नाम ECL में डाला जाएगा। ये नहीं होगा कि महकमा खत लिख दे, कोई भी महकमा उठ के तो बंदे का नाम ECL में डाल दिया जाए। गुज़िश्ता हुकूमत ने, यानी इमरान खान महात्मा की हुकूमत ने ये कहा कि इस ECL को बाईपास किया जाए, तो शहजाद अकबर ने कहा कि ECL को यहीं पे रहने दें, एक हम नई लिस्ट मुतारफ़ करवाते हैं, नो फ्लाई लिस्ट। ठीक है, ठीक है, और जिन जिन हमारे मुखालफीन को हमने रगड़ना है उनको हम नो फ्लाई लिस्ट के अंदर डाल देते हैं, और उसके अंदर डालने के लिए हमारा प्रीरोगेटिव होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का। और जो इन्होंने दूसरों के लिए वो किए थे, वो गड़ा खोदा था, अब अपने सामने आ रहे हैं। ठीक है, हुकूमत मुकम्मल हो तो वो इस तरह के अहकाम जारी करे ना। अभी तो हुकूमत मुकम्मल ही नहीं हो पा रही ना यार जी। वो ऊपर बैठा हुआ दंदान साज, वो कहता नहीं छड़ांगा, मैं नहीं छड़ांगा, समझाना पड़ रहा है उसको जाके, सदर बन यूथिया ना बन। चाचू एक दफ़ा समझा दिया गया है और उसे कहा गया है कि दोबारा नहीं समझाने आएंगे आपको। किसकी बात कर रहे हैं? दंदान साज को। हाँ जी, वो चाचू भी से मिला ना? चाचू फिर उसके बाद मिला जाके। अच्छा, पहले वो मिले? पहले वो मिले, ठीक है ना, मतलब वो तो प्राइम मिनिस्टर नहीं मानता उसको, दंदान साज। दंदान साज, तो अगर वो दंदान साज चाचू से मिलने पे तैयार हुआ है तो इसका मतलब है दंदान साज की तबीयत साफ की है किसी ने जाकर। किसने? जिसने, स्मार्ट बॉय, हमारा स्मार्ट बॉय, हमारा सुना नहीं है, हमारा नहीं है, सुना है स्मार्ट बॉय यार। हम ऑन तो करते हैं ना, वो सानू ऑन नहीं कर देते, अलग गल, ठीक है, सानू तो मरियम ऑन नहीं कर दी यार, उन्हें साडा नाम बोर्ड से छपा दिता है। यूथिया ਤੁਹਾਡਾ एक शिकवा तो खत्म हो गया ना कि हम मरियम के मीडिया सेल से ताल्लुक रखते हैं, वो साडा नाम पा के सानू रगड़ी जा रही है मरियम नवाज शरीफ। ये वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है? हाँ, कहते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 जो कि अभी चल रहा है ना, नहीं अब तो 22 है, हाँ, पाकिस्तान ने 5.6% की ग्रोथ एंजॉय की है। कैसे? वो खबर पूरी पढ़ना यार, ये किसके ऊपर खबर है? कौन सा खबर? तो मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ। खबर किसकी है? ऑनलाइन का पढ़ रहा हूँ। नहीं तो ये तो कोई नहीं है, रिकवरी की बात कर रहे हैं कि रिकवरी और ग्रू 5.6 यार नेगेटिव से उठी थी ना, ठीक है ना। अगली खबर मैं आपको बताऊं, जो खबर है, ठीक है, अब्बे ने 2.25 साल के बाद काके को, निक्के को गोद से उतारने का फैसला कर लिया था। अच्छा जी। और कोरोना जो था वो एक नेमत गैर मुतरक्किबा बन के आया, ठीक है, अब बातें निकल रही हैं ना। अगर कोरोना ना आता तो निक्का जी जो थे वो आज से 2 साल पहले ही ये वाली काम कर रहे होते जो वो आज कर रहे। ओह, कोरोना नेमत था। 2 साल इनको कोरोना ने बिठाए रखा, 4.25 साल तब मुकम्मल हुए, वरना 2.25 साल के बाद बात खत्म हो जानी थी। 18 महीने के बाद उनको पता लग गया था कि हमसे ब्लंडर बच गया। ठीक है ना, खबर ही है, बिल्कुल सही। आगे चलो। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इन्फ्लो जो है वो 2%। आजकल भला का दी FDI, मेरा मतलब हुकूमत नहीं कोई नहीं है कि यार, ये तो कहाँ से खबरें निकाल? दादाजी 9 माह का डाटा है। नहीं, ये कौन सी न्यूज़ वेबसाइट है यार? आजकल बहुत शदीद ज़रूरत है। वो मैं एक वेबसाइट पिछले जो लॉन्च हुई, इकॉनमी पाकिस्तान, मैंने जब उनके कंटेंट एनालिसिस किया, पता किया यूथियों की जाली वेबसाइट है, जाली खबरों के लिए। इसलिए खबरों के हवाले से बंदे को बहुत ज्यादा मोहतात होना जरूरी है। ये क्यू लिंक मुझे नहीं पता ये कौन है। अच्छा जी, ये यूथियोलॉजी लगती है मुझे, मेरी छठी इस कह रही है कि यहाँ से खबर नहीं पढ़नी, नहीं पढ़ता। पावर जनरेशन की जो कॉस्ट है वो 66% बढ़ गई है पिछले साल के मुकाबले। यार फ्यूल की कॉस्ट बढ़ी है ना भाई। दादाजी आपने फंडा साल का रेट चेक किया? किए। एक्स फैक्ट्री प्राइस 1,60,000 रुपए पर टन। एक्स फैक्ट्री ट्रांसपोर्टेशन नहीं है उसमें भी, आप बना लें बिजली। अंदाजा करें। पंजाब में जाहिर है शुगर और उसकी कीमतें, चाचू यूटिलिटी स्टोर की तरफ हो गया, उसने कहा कीमत कम करो। दादाजी कैसे ले आया 70 रुपए पे? ये कैसे पॉसिबल है? सब्सिडी देगी ना सरकार, और सब्सिडी चोरी नहीं होगी।
हाँ, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमत है वो 20 सेंट पर पाउंड चल रही है। भाई बात सुनो, 92 रुपीज़ के ऊपर परचेज की हुई है ना यूटिलिटी स्टोर ने इंटरनेशनल चीनी जो है, ठीक है। तो 92 रुपये के अंदर आप 12 रुपए की सब्सिडी देंगे, 80 की 22 रुपये पर केजी की, 70 रुपये पे दे रहा है, तो 22 रुपये पर केजी की। लेकिन ये बात नहीं है। आप आज पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन के साथ बैठे, उन्हें कहें कि ये यूटिलिटी स्टोर के ऊपर कितनी चीनी है जी लगेगी, आप उन्हें बताएं कि यार यहाँ पे ना 1 लाख टन हमें रमज़ान के अंदर चीनी चाहिए, वो कहेंगे हम 60 रुपये पे देने को तैयार। अच्छा, ओपन मार्केट का रेट अपना छेड़े हमारा, ओपन मार्केट के लिए आप डंडा ना चलाएं, ठीक है। ये 1 लाख टन चीनी नहीं, आप 1.5 लाख टन ले लें, वो आपको 60 रुपये पे दे देंगे, यूटिलिटी स्टोर का खर्चा डाले, 70 रुपये पे आप बेचने, अल्लाह अल्लाह खैर चल। भाई जिसने आवाम के लिए कमानी हो और जिसने कहना हो मेरी माँ के नाम से हस्पताल बनया होया जो वो डोनेशन देंदे जाओ, खंघते जाओ तो लंघते जाओ। यार जिसने फैसल एदी से, मैं कहता हूँ 5 करोड़ का और लोग कहते हैं नहीं 2 करोड़ का या 1 करोड़ का चेक था, वो कबूल करने में जिसको शर्म नहीं आई, जिसके पास है ही ज़कात खैरात और सदके का पैसा, ठीक है, वो आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान शुगर मिल को ये कहेगा कि आप यूटिलिटी स्टोर के ऊपर 70 रुपये किलो चीनी दे दो? वो तो कहेगा अम्मी जी ना तो की दिन दो, बाकी जो मर्जी करो, ठीक है ना जी। बेसिकली ये है, इसको गवर्नेंस कहते हैं कि चाचू बिठा बुला लेगा सबको, हाँ यार वो चीनी भी हमने सस्ती देनी है, वो कहेंगे ठीक है, लाख टन, चलो ये 2 लाख टन ले लो तुम, ठीक है ना जी। इतना नहीं होता है, 5 लाख टन लेने यार, 10 लाख टन ले ले, बाकी तो हमें बेचने देना करोड़ों टन जो है। और इतनी की कैपेसिटी होगी यूटिलिटी स्टोर की, यूटिलिटी स्टोर की कैपेसिटी का भी तो मसला है ना कि वो कितनी की चीनी हैंडल कर सकता है अगले, अब तो 10 दिन रह गए, 10 दिन के लिए जी, तो हो सकता है बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। वाइंड अप कीजिए बस टाइम। मैं आपको बताऊं, हमारी जवानी का कुछ अर्सा साहिवाल में गुजरा है, ठीक है। लाहौर, मुल्तान, पिंडी, इस्लामाबाद की निस्बत साहिवाल में फल हमेशा सस्ता होता था। क्यों? ठीक है, वजह मैं आपको तरीका बताने लगा। साहिवाल के जो आड़ती थे, वो हमारी जवानी की बात है, आज से कुछ 40 साल पहले की बात, मैंने उनसे पूछा जाके, फिर जब मैं जर्नलिस्ट बन गया तो फिर मैं पूछा, मैं कहते फल सस्ता क्यों होता है? उन्होंने कहा बाबूजी को फार्मूला है जी। की फार्मूला है? उन्होंने कहा कि जी हमने ये अनाउंस किया हुआ है कि साहिवाल की मंडी वाहिद मंडी होगी जिसमें व्यापारी से आड़त नहीं ली जाएगी। अच्छा, व्यापारी से हम आड़त नहीं लेंगे, आड़त हम लेंगे वेंडर से जो खरीदने आएगा, ठीक है। इसकी बुनियाद के ऊपर जो व्यापारी होता है या जो किसान होता है, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि यार मुझे साहिवाल की मंडी मिल जाए किसी तरीके से। मंडी मिलने का मतलब होता है कि मुझे वहां पे अपना माल सेल करने का मौका मिल जाए। हाँ जी, सप्लाई ज्यादा हो जाती है, रेट नीचे आ जाती है, ठीक है। ये किसी के दिमाग के अंदर ये बात आई, मुझे अच्छी लगी उनकी ये बात। वो कहता सप्लाई हमारे यहाँ ज़्यादा होती है, बलूचिस्तान कोयटा से ट्रक चलता है तो फ़ोन करना शुरू कर देता है हमें व्यापारी कि मेरा ट्रक चल पड़ा है, वो इतने बजे पहुँचेगा, यार इसका माल बिकवाना है, ठीक है। वो कहते उसकी ख्वाहिश होती है कि यहीं से बेच के वो वापस पलट जाए, बजाय इसके कि लाहौर की मंडी पकड़े और मुल्तान की पकड़े, मुल्तान को अवॉइड करके इधर आ जाता है। तो लिहाजा हमेशा से ये रहा है कि साहिवाल के इस असूल के मुताबिक वहाँ पे फल सस्ता होता है। ये एक टेक्निक है, उसने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई डंडा नहीं चलाया। फिर आप सही कहते हैं, इंतजामी मसला है। ये महंगाई होती ही एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, ठीक है ना, महंगाई होती ही एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। देखिए छोटी सी बात है, काला चने की बात कर लेते हैं, जिससे चने की दाल बनती है। काला चना जब पैदा हुआ है, जब मेरा मतलब जब उगा, गंदम के साथ ही उगता वैसे, जब उगा तो उस वक्त अगर आपने नहीं संभाला किसान को, या किसान से बाइंग करने की कोई कैपेसिटी या कोई फैसिलिटी खड़ी नहीं की, तो किसान को आड़ती से लुटना पड़ेगा। जब वो लुटेगा तो अगले साल वो कोशिश करेगा कि चले, पिछले साल अगर उसने 10 एकड़ काला चना लगाया था तो इस दफ़ा वो 5 एकड़ लगाए, 5 एकड़ में वो कोई और फसल लगा ले। नतीजे के तौर पे अगले साल काले चने का रेट बढ़ जाएगा, उछल के आसमान को बचेगा जी। अगर आप एक साल उसकी फसल ज़्यादा हो गई है तो वहाँ पे पास्को को खड़ा कर दें, वहाँ पे महकमा अपना ये खड़ा हो जाए, अपना जो महकमा पास्को है महकमा खुराक खड़ा हो जाए, फिर खड़ा ही होना,
उसके बाद जो आड़ती होगा वो उसकी एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि इसने अगर सस्ते रेट पे खरीदा तो मेरे पास तो पासको है, मैं वहां पे जाके बेच लूंगा। द मोमेंट आप ये करेंगे अगले साल उसकी पैदावार डबल होगी। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले होते हैं। महंगाई एडमिनिस्ट्रेटिव फैसलों के नतीजे में नीचे आती है, डंडा चलाने के नतीजे में नीचे नहीं आती, और बकवास करने के नतीजे में तो बिल्कुल भी नहीं आती, जो गुज़िश्ता 4 साल इस मुल्क में हुई है। बस जी, बस अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन। दादा जी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।